हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज हम आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। रासायनिक बलगत क्या होती है या केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोटि पढ़ेंगे। इसमें एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी अपक्रिया का वेग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें हम एक एक करके 1 बाई 1 इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, समय को ना जाया करते हुए हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में इसको रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। रासायनिक बलगतिकी। तो केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि कोई भी अपक्रिया, कोई भी रिएक्शन, कोई भी अपक्रिया या कोई भी रिएक्शन किस दिशा में होती है। हम ये कहेंगे कि भौतिक रसायन का ये पार्ट है। तो हम ये कहेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, किसी अपक्रिया, कोई अपक्रिया है वो किस दशा में हो रही है, वो किस दशा में हो रही है, वो किस दिशा में हो रही है, किस दशा में हो रही है और किस दिशा में हो रही है। इसके अलावा उस पर कौन कौन से फैक्टर, उसको प्रभावित कर रहे हैं। फैक्टर कौन से होंगे, जैसे डियर फ्रेंड्स, ताप है, दाब है, सांद्रण है, उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट। तो कौन कौन से फैक्टर उस रिएक्शन ऑफ रेट, अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का, इन सब पॉइंट्स का हम आज स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। तो क्या होती है कि कोई अपक्रिया है और कोई अपक्रिया किस दिशा में हो रही है, उस पर कौन कौन से फैक्टर उस अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं। फैक्टर कौन से हैं, ताप है, दाब है, सांद्रण है और उत्प्रेरक है। तो वो शाखा भौतिक रसायन की क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। पूरी केमिकल काइनेटिक्स 3 रिएक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है, 3 रिएक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है। वो कौन सी 3 रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अपक्रिया या तीव्र अपक्रिया या फास्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा रिएक्शन कौन सा होगा, स्लो रिएक्शन, मंद अपक्रिया। और थर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अपक्रिया। इन 3 अपक्रियाओं पर पूरी केमिकल काइनेटिक्स डियर फ्रेंड्स घूमती है, इर्द गिर्द इसके रहती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 3 रिएक्शंस कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वो 3 रिएक्शंस हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शंस है फास्ट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस हैं, पहली रिएक्शंस है फास्ट रिएक्शंस। इसको क्या कह सकते हैं, इसको एक नाम और दिया गया है, तत्कालिक या तत्क्षणिक अपक्रिया। और इनको इंग्लिश में बात करेंगे इंस्टेंटेनियस और आयनिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तत्कालिक या तत्क्षणिक अपक्रिया? वो रिएक्शंस होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, बहुत तीव्र गति से हो जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस
जो होती हैं वो 10 की पावर 14 से लेके और 10 की पावर 16 टाइम में हो जाती हैं। कहने का मतलब 1 सेकंड का 14वां भाग या 1 सेकंड का 16वां भाग, इतने कम समय में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो तत्क्षणिक या तत्कालिक रिएक्शंस होती हैं, यह हमारी इंस्टेंटेनियस और आयनिक जो रिएक्शंस होती हैं वो पलक झपकने से पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं। हम पलक नहीं झपक पाते हैं या कोई भी पलक नहीं झपक पाता है और इससे पहले ये रिएक्शंस तत्कालिक या तत्क्षणिक क्रियाएँ जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। हम बात करें वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं तत्कालिक और तत्क्षणिक, वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो रिएक्शंस होती हैं जैसे हम बात करें NaCl प्लस AgNO3, ये हमारा है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर AgCl मिलकर के एक वाइट कलर का PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये हो जाता है AgCl, PPT बनता है वाइट कलर का, और प्लस क्या बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT बन गया। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट होती है, पलक झपकने से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। 10 की पावर 14 से लेकर 10 की पावर 16 सेकंड में ये कंप्लीट, 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। आयनिक रिएक्शंस होती हैं ये, जैसे मैं इसको कहूँ क्या होता है, ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ये Ag+ और NO3- में ब्रेक हो जाएगा, Ag+ और Cl- ये मिल जाएगा, और इधर ये वाला इससे मिल जाएगा। तो प्लस माइनस के जो आयन है, कैटायन और एनायन है, वो आपस में मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, इधर ये पार्ट बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, AgCl का PPT बना लेते हैं और NaNO3। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं तो ये बहुत फास्ट होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, पलक झपकने से पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आफ्टर दिस हमारी रिएक्शन आती है, वो कौन सी रिएक्शंस होगी, वो रिएक्शंस होंगी हमारी अतिमंद अपक्रियाएँ। अतिमंद अपक्रियाएँ कौन सी होती हैं, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अतिमंद अपक्रिया कौन सी होती है। तो अतिमंद अपक्रियाएँ वो अपक्रियाएँ होती हैं, अतिमंद अपक्रियाएँ, इनकी अगर बात करें तो ये वो रिएक्शन होती हैं जो कई महीनों तक, कई वर्षों तक चलती रहती हैं। जैसे बात करें Fe और Fe H2O और इसका ऑक्सीकरण होता है, तो क्या हो जाता है, ये बन जाती है Fe2, 2Fe ले लो, Fe2O3। कहने का मतलब रस्ट बन जाती है, रस्ट बन जाती है। तो रस्टिंग की किसी लोहे पर, किसी मेटल पर जंग लगना किसी 1 मिनट का या 2 मिनट का काम नहीं है। हम कोई लोहा, कोई मेटल बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे साइकिल को छोड़ दिया हमने, कोई भी लोहे के मेटल को, ट्रैक्टर, ट्रैली, कुछ भी छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या होता है, उसका लोहा बाहर जो जलवाष्प है और ऑक्सीजन है उसे रिएक्शन करके रस्टिंग में, जंग में बदलता रहता है, और कई सालों में, कई महीनों में क्या होता है, धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है, गलने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं जो रस्टिंग का काम है वो कई वर्षों तक और कई महीनों तक चलता रहता है। या हम फिर बात करेंगे जो हमारा H2 और प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जो वाटर बनता है, हमारा वाटर बनता है, ये भी हमारा कैसा है, ये वेरी स्लो प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता हम फास्टली इसको बना लेते तो कोई भी वाटर की कमी से डरता नहीं। क्या करता कि एक डिब्बे में वहाँ से इन्वायरमेंट से हमने वाटर को पकड़ा, हाइड्रोजन को पकड़ा और एक डिब्बे में वाटर बना लिया। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको नेचर के द्वारा प्राप्त करते हैं और ये धीरे धीरे अति मंद प्रोसेस होता है, वर्षों तक ये चलता रहता है, तब कहीं जा कर के हमें वाटर प्राप्त होता है। तो ये हमारा अतिमंद अपक्रिया की बात हुई थी। रस्टिंग का एग्जाम्पल्स हो गया अतिमंद का, वेरी स्लो रिएक्शंस का, और हमारा वाटर का बनना हो गया वेरी स्लो रिएक्शंस का। अब बात करेंगे हम मंद अपक्रिया का। मंद अपक्रिया है,
मंद अपक्रिया या कहेंगे स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ना तो हम बहुत फास्ट रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ना ही हम डियर फ्रेंड्स जो बहुत स्लो रिएक्शंस हैं उनमें भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर और या ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर भी लेंगे तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम आएगा। जो सही ऑब्जर्वेशन है किसी अपक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम स्लो रिएक्शन में कंप्लीट करते हैं, स्लो रिएक्शन पे मेजर करते हैं, स्लो रिएक्शन पे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मंद अपक्रियाओं की हम बात करें, जैसे हमारा ये है CH3 COO C2H5 और प्लस H2O, और ये हमारा बन जाता है CH3 COO C2H5 और प्लस H2O। कहने का मतलब एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है वो स्लो रिएक्शंस है, वो स्लो रिएक्शन है, और बन क्या जाता है हमारा एथिल, ये हमारा C2H5 और एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बन जाता है, और इधर हमारा क्या बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है एथिल एसीटेट का जल अपघटन का होना और एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल का बनना, ये हमारा स्लो रिएक्शंस है, और इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक रिएक्शंस और है हमारे पास C12 H22O11 और प्लस H2O, ये हमारा सुक्रोज, और ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये चेंज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ये भी हमारी कैसी होगी, स्लो रिएक्शंस होगी। ये दोनों ही प्रोसेस स्लो हैं, मंद अपक्रियाएँ हैं, और दोनों ही प्रोसेस में डियर फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो किस रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे, ना तो हम फास्ट रिएक्शन में कर सकते हैं, ना हम वेरी स्लो रिएक्शन में कर सकते हैं, मतलब ना हम तीव्र वाली तत्क्षणिक में कर सकते हैं रेट को मेजर, ना ही हम वेरी स्लो वाली को, अतिमंद वाली को में जो अपक्रिया है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। केवल हम जो मंद अपक्रियाएँ हैं, स्लो रिएक्शंस हैं, उनमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो होता क्या है, अब हम देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से ये फास्ट और स्लो रिएक्शंस का इम्पोर्टेंस है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो इम्पोर्टेंस रखती है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए जो रिएक्शन इम्पोर्टेंट रखती हैं, वो स्लो रिएक्शंस जो होती हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस का इसमें इम्पोर्टेंस नहीं होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम बात करें कि स्लो रिएक्शंस यानी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, तीनों का इम्पोर्टेंस क्या है, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, तीनों का इम्पोर्टेंस क्या है। हम ये कहते हैं डियर फ्रेंड कि अगर कोई रिएक्शन, मान लो इंडस्ट्री ने कोई 1 करोड़ का कच्चा माल खरीदा और रिएक्शन हो रही है फास्ट, प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन हुआ क्या, 50 लाख का नालियों में बह गया और 50 लाख का यहाँ बन गया। तो क्या हुआ, रिएक्शन तो बहुत फास्ट हुई, 2 डेज में हो गई। मान लो 2 डेज की तो बात ही नहीं है, हम पलक झपकने से पहले ही कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन 50 लाख नाली में बह गया। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन इंडस्ट्री के लिए यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लागत लगाई है वही हमको वापस नहीं आ रही है। तो फास्ट रिएक्शन इंडस्ट्री के लिए बेकार हो गई। दूसरी हमारी वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होगा, अगर हमने किसी इंडस्ट्रियल मैन ने 1 करोड़ का माल लगाया है, मान लो वो 3% के ब्याज पे लगाया है, और 3 साल बाद 4 साल बाद ये प्रोडक्ट बना और पता चला ये 2 करोड़ का बना, और यहाँ ये ब्याज हो गया 5 करोड़।
तो यानी प्रोडक्ट आने के बाद भी 3 करोड़ का नुकसान हो गया। इसलिए वेरी स्लो रिएक्शन भी बेकार है, यूजलेस है। अब स्लो रिएक्शंस का मतलब है ये वो रिएक्शंस होती हैं, स्लो रिएक्शंस जो मिनटों में और घंटों में कंप्लीट हो जाती हैं। कहने का मतलब किसी इंडस्ट्री मैन ने 1 करोड़ का कच्चा माल लगाया और ये 2 दिन में जाके 2 करोड़ का अगर हमें इंडस्ट्री में प्रोडक्ट दे देता है तो वेल डन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में स्लो रिएक्शंस कामयाब है, फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शंस यूजलेस है। तो इस तरह से केमिकल काइनेटिक्स का मैंने एक लिंक करके यूज़ बताया। तो हमने देखा अभी केमिकल काइनेटिक्स को हमने डियर स्टूडेंट ये देखा कि वो अपक्रियाएँ या कोई अपक्रिया किस दशा में होती है, किस दिशा में होती है, उस पर उसको उसके जो अपक्रिया है उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे क्या प्रभाव डालते हैं, ताप है, दाब है, सांद्रण है, उत्प्रेरक है। फिर बताया हमने कि पूरा जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी है, वो 3 रिएक्शंस पर, 3 अपक्रियाओं पे डिपेंड करती है, 3 अपक्रियाओं के इर्द गिर्द घूमती है। मंद अपक्रियाएँ हैं, अति मंद अपक्रियाएँ हैं, तत्कालिक या तत्क्षणिक अपक्रियाएँ हैं। ये हमने डिस्कशन किया। तो इसमें आज हम ये इंट्रोडक्शन हमने देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम डियर स्टूडेंट्स इससे आगे का पार्ट लेकर आएंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह से हमारा चैनल आपको, हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।